नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि जिसके बारे में आप सभी को जानना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमी के सामने ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसकी वजह से आज भी भारत इकोनॉमी की जो दौड़ है उसमें पिछड़ रहा है। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी जो है वो लगातार नीचे जा रही है। फैक्ट और फिगर्स पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि फैक्ट और फिगर्स होते हैं जो भी आपके आर्गुमेंट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। तो आप किसी भी फैक्ट पे जाओगे तो बहुत सारे ज्यादातर फैक्ट्स पे आप जाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ की इकोनॉमी की हालत खराब हो रही है। भले ही किसी न्यूज में किसी ने एक स्टेटमेंट दे दिया हो कि भाई इंडिया जो है वो सुपर पावर बनेगा। अब वो सुपर पावर बनने के लिए जो इंडिया के लिए स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं पिछले 50 सालों से दिए जा रहे हैं कि 21वीं सदी है कि वो कि भारत की होगी इकोनॉमी के मामले में। ये स्टेटमेंट उन लोगों द्वारा दिए जा रहे हैं जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, वो ये कहती हैं कि भारत बहुत बड़ी सत्ता बनने जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से। ऐसा नहीं है। भारत सबसे बड़ा बाजार जरूर है कि वहां के प्रोडक्ट जो हैं वो यहां पर आके बेचे जा सकते हैं क्योंकि यहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो हम देखते हैं कि भाई ऐसी स्थिति कैसे हुई। देखिए, दो देशों के आधार पर हम बात करते हैं कि चाइना और इंडिया। चाइना और इंडिया दोनों एक साथ आजाद हुए, लेकिन चाइना इतना ज्यादा आगे चला गया। चाइना की जो इकोनॉमी है वो 18 लाख करोड़ है और भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.5 लाख करोड़ है। 5 ट्रिलियन की बात हम कर रहे थे और पिछले कुछ टाइम से ये बात चल रही थी, लेकिन अभी तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बने हैं। यूएसए की जो जीडीपी है वो लगभग 24 लाख करोड़ की है। तो दोनों के साथ भारत की तुलना करें तो बहुत ज्यादा गैप है। तो आने वाले कुछ टाइम में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। अब हम देखेंगे कि भाई ऐसी स्थिति क्यों आई। तो देखिए, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं कि आप जैसे कि इस बार जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे उनको देखो कि भारत में एक गोल्ड मेडल आया। ठीक है, आप इस बात को समझिएगा, ये रिलेवेंट है। एक गोल्ड मेडल आया, हम बहुत खुश थे। चाइना के पास कितने आए आपने सोचा, या फिर यूएसए के पास कितने आए आपने सोचा, उनके पास इतने क्यों आए। यानी ये स्ट्रेटेजी की तो बात हुई ना। तो ऐसे ही कुछ आर्थिक स्ट्रेटेजी भी होती है, आर्थिक रणनीतियां भी होती है कि जिसके मोर्चे पर भारत ने क्या है कि ठीक से काम नहीं किया। कुछ ऐसे डिसीजंस भारत ने लिए आर्थिक फ्रंट पर जहां भारत को फेलियर का सामना करना पड़ा और अब ऐसी स्थिति आ गई कि भारत जो इकोनॉमी के मामले में है अपनी पोजीशन को बनाए रखने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। कैसे, मैं आपको बता दूं कि बेरोजगारी बेरोजगारी भारत में बहुत ज्यादा। अगर ओवरऑल देखते हैं, सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि लगभग 7% बेरोजगारी है ओवरऑल, लेकिन अगर आप यूथ की बेरोजगारी देखते हैं तो वो है लगभग 41%। ठीक है, वैसे ही अगर आप देखते हो कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो उसमें क्या कि महिलाएं बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं, यानी महिलाओं की भागीदारी इतनी नहीं है। ठीक है, श्रम बल में यह भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। यानी कि ये माइनर चीजें हैं, एक पर्टिकुलर फील्ड में आ जाती हैं। अब उसके अलावा मैं दूसरे आपको बताऊं, जैसे महंगाई। ठीक है, अब महंगाई भले आपको एक छोटा इशू लग सकता है लेकिन बहुत बड़ा इशू है। फिर मैं अगर आपको कहूं कि चलो ठीक है, ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जो हैं उनकी स्थिति, यानी उनके द्वारा भारत को कौन सी रेटिंग दी जाती है, ये भी इतनी अच्छी रेटिंग नहीं दी जाती है। अब हम भले ही अपनी खुद की आत्मतुष्टि के लिए कहते हैं कि नहीं वो तो जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसकी पिट्ठू है, चलो कह दो, लेकिन दुनिया मान रही है उसको। और अगर आप लॉजिकली देखोगे तो हमें इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चलो ठीक है, अगली बात करें। कल ही की एक न्यूज है कि भारत का जो फॉरेक्स है वो गिर रहा है। ठीक है, भारत का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जो हम वस्तुओं का जो विजिबल वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं जो हैं उनका जब हम आयात और निर्यात करते हैं उसके बीच में अंतर कितना है, कि हम आयात ज्यादा करते हैं कि निर्यात ज्यादा करते हैं। तो हम आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात कम करते हैं। एक दूसरी चीज एक और भी है कि भारत, मान लीजिए कि अगर आप किसी चीज का निर्यात कर रहे हो तो यानी कि वो वॉल्यूम में तो भारत का बड़ा है लेकिन टोटल वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक ट्रक भर के घास बेचोगे तो उसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है, उसकी जो टोटल वैल्यू निकलेगी, मान लीजिए कि वो निकलती है एक ट्रक की 10,000 रुपए। लेकिन अगर मान लो कि मैं एक छोटा सा सी कोई चीज, कोई चिप हो और उसकी अकेले की वैल्यू हो सकती है करोड़ों रुपए, तो वॉल्यूम में सोचिए, वजन में सोचिए कि तो हम क्या कि वॉल्यूम में बहुत ज्यादा निर्यात करते हैं लेकिन वैल्यू के मामले में हम बहुत कम निर्यात करते हैं। भारत का चाइना के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी बहुत ज्यादा है।
अब चाइना से कितनी सारी चीजें मंगवाते हैं, चाहे हम कितने ही बाइकाट करते हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन चाइना से हम इतना ज्यादा मतलब कि आयात करते हैं कि पूछिए मत, कि हमारा सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट तो चाइना के साथ है। तो ये मोटे मोटे पक्ष हैं, तो इन पर हम एक एक करके बात करेंगे कि मोटी मोटी समस्याएं कौन सी हैं। चाइना ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा आगे जा पाया। अब एक बात आती है गवर्नमेंट के लेवल पे कि भाई भारत में सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, भारत में डेमोक्रेसी है, इसलिए बाद में लोगों की सुननी पड़ती है, उसकी वजह से ऐसा नहीं होता। भारत में लोगों की का मानना यह है कि भाई सरकार या फिर लोकतंत्र सरकार की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, तो इसमें अकेली सरकार भी जिम्मेदार नहीं है। गुरनाम बिडाल ने एक बुक लिखी थी द एशियन ड्रामा। उस एशियन ड्रामा में वो एशियन लोगों के बारे में कहते हैं कि इनका माइंडसेट ही ऐसा है कि ये बहुत ही मतलब कि ठीक खा पी के संतुष्ट होकर बस सो जाने वाले टाइप के लोग होते हैं। अब ऐसा होगा भी, लेकिन पूरे एशिया के बारे में भी बात सत्य नहीं बैठती। हो सकता है हम भारतीयों के बारे में बात ज्यादा सत्य बैठती हो। हमारे दिन में गर्मियों में एक ट्रेंड है कि गर्मियों में आराम करना है, फिर सोना एक तरह से एक अच्छी चीज माना जाता है, जबकि एशिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं कि जहां पर शायद नहीं माना जाता होगा। यानी कि हम इतनी ज्यादा आराम से चलने वाले जिंदगी को जीने वाले लोग हैं कि हमें इतना ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। जब बात आती है ना देशभक्ति की, तो हम बस बोल के कहते हैं कि भाई हमसे बड़ा कोई देशभक्त नहीं है, लेकिन सच्चाई इतनी इतनी अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीजें रही होंगी जिनकी वजह से। देखो, सबसे पहली चीज तो ये थी कि भारत ने जो मॉडल अपनाया सोशल इकोनॉमी का, समाजवादी अर्थव्यवस्था का, तो उसमें क्या है कि भारत ने एक पंचवर्षीय योजनाएं चलाने के लिए योजना आयोग की स्थापना करी। अब योजना आयोग की जो स्थापना करी, तो उसकी वजह से ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस था वो बहुत ज्यादा था, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के थ्रू लोगों तक फायदा पहुंचना था। तो इसकी वजह से इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हुआ। जो पॉलिटिक्स में या फिर जो पॉलिटिशियन थे, उन लोगों ने अपने घरों को बहुत भरा। एक चीज तो ये थी। दूसरी चीज एक ये थी कि इसकी वजह से जो पॉलिसी जो थी, इनका फायदा लोगों तक नहीं पहुंचा, तो भारत में मानव पूंजी का इतना ज्यादा विकास नहीं हुआ। मानव पूंजी का उतना ज्यादा विकास नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? और इसमें गवर्नमेंट भी कुछ हद तक जिम्मेदार रही। देखो, मानव पूंजी में क्या क्या आ जाता है, जैसे शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, इससे फर्क क्या पड़ता है कि आपको शिक्षा के लेवल पर आप में स्किल्स इतनी नहीं थी। भारत में एक डेटा कहता है कि भारत की जो टोटल जो लेबर है ना, उसमें सिर्फ 4% लोगों को ही फॉर्मल स्किल्स का सर्टिफिकेट मिला हुआ है, यानी कि फॉर्मलाइज तरीके से वो स्किलफुल हैं, सिर्फ 4%। यानी कि यहां पर जो शिक्षा के ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया गया था। शिक्षा के ऊपर चाइना या फिर किसी भी जो अच्छी खासी कंट्री है, वो लगभग 2.5% जो है अपनी जीडीपी का खर्च करती है। भारत में अच्छी खासी कंट्रियां जो हैं, भारत अभी 2.5% कर रही है, लेकिन इसको 6% करने का टारगेट हमारा कब से चल रहा है? कोठारी कमीशन के यहां से उस टाइम से चल रहा है, आज से 40 साल पहले से, और अभी तक हम नहीं कर पाए। और इसके अलावा जो R&D पे जो हम खर्च करते हैं, वो 0.5% खर्च करते हैं, यानी कि शोध के ऊपर हम 0.5%। कोई बंदा अगर पीएचडी कर रहा है ठीक से ढंग से, तो हम उसको इतनी ज्यादा तवज्जो नहीं देते। अपने गांव में चपरासी बन जाता है या फिर कुछ और कोई सरकारी नौकरी लग जाता है, उसको हम ज्यादा तवज्जो देते हैं। ये इंडियन माइंडसेट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट भी वैसा ही करेगी, क्योंकि उनको वोट चाहिए। फिर बात आती है स्वास्थ्य की। अगर स्वास्थ्य पर भी इतना खर्च नहीं किया गया, बहुत कम खर्च करती है। आज भी भारत में ऐसी जगह हैं जहां पर स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध हैं। तो जब ये दोनों चीजें अगर नहीं होती, तो जो श्रम जो होता है, लेबर जो होता है, उसकी उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी, वो घटती है, उत्पादकता घटती है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है कि कोई भी आदमी जब काम करता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी, यानी वो कितनी वैल्यू एड करता है आपकी इकोनॉमी में, तो वो कम हो पाती है। ये एक बड़ा कारण बना, ठीक है। फिर दूसरा एक सबसे बड़ा कारण यह बनता है कि जो बची हुई जो जनसंख्या थी, जो श्रम था, वो क्या है कि किसके ऊपर? कृषि के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, और कृषि से बाद में उसने ज्यादा वैल्यू एड नहीं की। हमारे यहां पर हम एग्रीकल्चर देखेंगे तो आज भी हम आजीविका कृषि करते हैं। ज्यादातर कृषक जो है वो आजीविका कृषि कर रहे हैं। कॉमर्शियल मॉडल इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए, भले ही चाहे हम शिक्षित नहीं हुए हों इतने, लेकिन इसके लिए अगर आप देख लें कि अगर कोई शिक्षित लोग ज्यादा अच्छी खेती कर रहे हैं, शिक्षित लोग कर नहीं रहे।
अमेरिका के खेतों की फोटो देख लो, यूरोप के खेतों की फोटो देख लो, और अपने यहां राजस्थान में किसी खेत की फोटो देख लो, उनके खेत ऐसे लगेंगे जैसे कोई घूमने की जगह हो। अपने यहां के खेत ऐसे नहीं लगेंगे। तो जो खेती को लेकर जो समय, खेती में कहां कहां पर दिक्कत, पहली भूमि नहीं है। दूसरी बात में भूमि के अंदर इनपुट चाहिए, इनपुट नहीं है। क्या इनपुट का मतलब कि किन किन संसाधनों से आप खेती कर रहे हो। फिर उसके बाद में विपणन का जो एरिया आ जाता है, यानी मार्केटिंग का जो एरिया आ जाता है, वहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो कुल मिला के, और इसकी वजह से बाद में कुल मिला के जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन है, उसमें इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि भाई अगर किसान को कोई भी चीज है वो 2 रुपए में मिलती, 2 रुपए मिलते हैं, और वो लास्ट में कंज्यूमर को कितने रुपए मिलती है, 20 रुपए। जो बीच में जो मिडिल मैन है उनकी दिक्कत है। अब वो मिडिल में जो भी चीजें आती है उसकी वजह से एक दूसरी चीज आती है इकोनॉमी में, वो है आधारभूत अवसंरचना। आधारभूत अवसंरचना, आधारभूत अवसंरचना का मतलब यह है कि बीच में अगर आप जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो या फिर कुछ भी हो, ये सब चीजें इतनी डेवलप नहीं की गई सरकार द्वारा टाइम पे कि उसकी वजह से लागत कम आए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई चीज, किसी आदमी को कोई चीज भेजनी है, आपकी कोई भी वस्तु है, आप किसी भी वस्तु का व्यापार करते हो, आपको मुंबई भेजनी है, तो आप मुंबई भेजोगे तो सोचिए कि आपको कितनी बाधाएं होगी। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जिसकी वजह से आसानी से आप एक जगह पे उसको छोड़ो और वस्तु वहां पे पहुंच जाए। अभी हाल फिलहाल में ही जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक जारी करता है, उसके बेसिस पे यूएसए से इंडिया में अगर कोई वस्तु भेजी जाती है तो उसमें लगभग 10 दिन लगते हैं, और इंडिया में मुंबई के पोर्ट पे उतरने के बाद अगर वो राजस्थान भेजी जाएगी तो उसमें 34 दिन लगते हैं। अमेरिका से वस्तु 10 दिन में आ जाएगी, लेकिन वहां से यहां तक पहुंचने में 34 दिन लग जाएंगे। ये अवसंरचना की दिक्कत है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो कृषि है, कृषि में इतनी ज्यादा वैल्यू एड नहीं हुई। कृषि में सिर्फ और सिर्फ बात हुई, और पॉपुलेशन जो है ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट है, 45% से ऊपर की पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 2 चीज। ठीक है, फिर बाद में कृषि के बाद में अगली इंडस्ट्री आती है उद्योग। ठीक है, उद्योग से कहते हैं कि भारत उद्योग में गया ही नहीं, सीधा सर्विस सेक्टर में आ गया। तो सर्विस सेक्टर में भारत है तो आगे, लेकिन भारत को जो ज्यादातर टैलेंट था वो इंडिया से बाहर चला गया, क्योंकि भारत उनको वो सुविधाएं नहीं उपलब्ध करवा पाया कि जो उन्हें करवानी चाहिए थी। आपने चक दे इंडिया मूवी जरूर देखी होगी। उस चक दे इंडिया में सपोर्ट तब तक नहीं किया जाता कि जब तक वो लड़कियां अपने आप को ये साबित नहीं कर देती हैं, और ये सच्चाई है, ये चीजें होंगी। अब इसके बाद में कुछ लोग कहते हैं कि हमने प्राइवेटाइजेशन को अपनाया, इसकी वजह से दिक्कतें आई। नहीं, वो मजबूरी थी इंडिया की उस टाइम अपनाना। 1991 में जो सुधार हुए थे, 1991 में जो सुधार हुए थे, एलपीजी के सुधार, उसके बाद भारत में बहुत ज्यादा चीजें बदल जानी चाहिए थी। अब हाल फिलहाल में स्थिति इतनी खराब क्यों हो गई कि भारत की इकोनॉमी लगभग डबल डिजिट, यानी कि लगभग 10% के लगभग पिछले काफी टाइम से ग्रोथ कर रही थी, लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति क्यों आ गई कि आज जो है, कल की ही बात है कि वर्ल्ड बैंक ने भारत की जो फोरकास्टिंग है जीडीपी को लेकर वो घटा दी। पहले उन्होंने कहा कि भारत की जो ग्रोथ है 6.5% रहेगी, लेकिन अब इन्होंने कहा कि ये 6.3% ही रहेगी। तो ये रीजन इसके पीछे क्या है? तो पिछले कुछ 5-4 सालों में आप देखोगे कि कुछ ऐसे डिसीजंस लिए गए कि जिसमें एक सबसे बड़ा रोल रहता है विमुद्रीकरण का, कि विमुद्रीकरण की वजह से इंडस्ट्री को और जो छोटे उद्योग हैं उनको काफी नुकसान पहुंचा, और उसकी तुलना में जितनी ये उम्मीद की गई थी कि इतना फायदा होगा, उतना फायदा नहीं हुआ। और फिर दूसरा रीजन इसके बाद में यह आता है कि ये स्थिति क्यों आ रही है ऐसी, कि फिर बात आती है कोरोना की। ठीक है, कि कोरोना की वजह से, लेकिन ये तो तात्कालिक चीजें थी। अंदरूनी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इकोनॉमी की हालत ये खराब हुई? तो अब उसके बाद में बात आती है कि हमारा जो आउटपुट रेशियो, कैपिटल आउटपुट रेशियो, पूंजी निर्गत अनुपात, पूंजी निर्गत अनुपात, ये बहुत ज्यादा कम है। कहने का मतलब है कि इंडिया में अगर 10 रुपए इन्वेस्ट किए जाएं तो उस पर कितने पैसे वापस मिलेंगे, कितने पैसे वापस मिलेंगे? हो सकता है 5 मिले। जबकि अगर भारत जहां पर आधारभूत अवसंरचना अच्छी है, उन कंट्रीज में अगर 10 रुपए लगाए जाएं तो उसके ऊपर हो सकता है कि 12 रुपए मिले आपको। तो इसको पूंजी निर्गत अनुपात बोलते हैं, यह भारत का बहुत कम है।
फिर बाद में आ जाता है GFCF, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आपने मुझसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा होगा, तब मैंने आपको इसके बारे में डिटेल से बताया था। यह क्या है कि 2010 में भारत का सकल नियत पूंजी निर्माण जो था वो 36% था, जो कि अब घट के कितना हो गया 29%। यह एक बड़ी दिक्कत है कि आप कितनी कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हो। अब उसके बाद में आ जाता है ये गरीबी, बेरोजगारी, इस टाइप की ये समस्याएं जो हैं। तो इसलिए मोटे मोटे तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के सामने दिक्कतें कौन कौन सी हो गई कि एक तो यहाँ की जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो, कि जिसके द्वारा कि कौन सी टाइम पे कौन से फैसले लेने हैं, पॉलिसीज का सही टाइम पे इंप्लीमेंटेशन नहीं करना, जिसकी वजह से मानव पूंजी का विकास नहीं हो पा रहा, जिससे क्या कि टोटल श्रम उत्पादकता घटती है, स्किल डेवलपमेंट नहीं है। वर्ल्ड में इंडिया में जो टैलेंट है वो यहाँ से बाहर चला जा रहा है, यहाँ पर वैल्यू एड नहीं कर पा रहा। एग्रीकल्चर जो है एक बड़ा रोल प्ले करती है, एमएसएमई जो है वो बड़ा रोल प्ले करती है, तो उनकी हालत पिछले कुछ टाइम में विमुद्रीकरण के बाद में खराब हो गई। तो ये मोटे मोटी वजह बनती है जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी लगातार स्ट्रगल कर रही है। अब इसके बाद में सरकार बार बार अलग अलग टाइम पे प्रयास करती है तो कि, और लेकिन फिर से वापस वही दिक्कतें आ जाती हैं। तो ये एक तरह से फंस गई है, एक ट्रैप सा हो गया कि एक बस 8 से लेके 6 से लेके 7-8 तक के ग्रोथ रेट चल रही है, जबकि चाइना में ऐसा नहीं है। चाइना में स्ट्रेटेजी के लेवल पे चीज़ें बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से की जाती हैं, जिसकी वजह से उसने लगातार ग्रोथ को बनाए रखा। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।